तमिलनाडु से 25 किलोमीटर दूर कच्चातीवू द्वीप लोकसभा चुनाव से पहले सियासी मुद्दा बन चुका है। आरटीआई से कच्चातीवू द्वीप के बारे में जो जानकारी सामने आई है, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस और डीएमके पर हमला बोला है। कभी भारत का अभिन्न हिस्सा रहे कच्चातीवू द्वीप का इतिहास क्या है और आखिर क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कच्चातीवू द्वीप को लेकर विरोधियों पर प्रहार किया है, इसकी पूरी रिपोर्ट आइए आपको दिखाते हैं। कांग्रेस का ये एक और देश विरोधी कारनामा देश के सामने आया है। श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में समंदर में एक टापू है, एक द्वीप है, कच्चातीवू। मां भारती का एक अंग काट दिया और भारत से अलग कर दिया। देश भर में चुनावी शोर जोरों पर है। जैसे जैसे 2024 की लड़ाई आगे बढ़ रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है और इन सब के बीच कच्चातीवू द्वीप पर प्रधानमंत्री के एक बयान से उत्तर से लेकर दक्षिण तक राजनीति और ज्यादा गर्मा गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ से कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। कांग्रेस पर भारत के एक अंग को अलग करने का कांग्रेस पर आरोप लगाया। मां भारती का एक अंग आजाद भारत में ये कांग्रेस के लोगों ने, इंडिया अलायंस के साथियों ने मां भारती का एक अंग काट दिया और भारत से अलग कर दिया। पीएम ने कांग्रेस पर भारत के एक अंग को अलग करने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री मोदी ने जैसे ही कच्चातीवू का जिक्र किया, उससे दक्षिण भारत में सियासी घमासान छिड़ गया। कच्चातीवू का जिक्र करके प्रधानमंत्री ने दक्षिण भारत में इंडिया अलायंस को घेर लिया है। कच्चातीवू क्या है, इसका इतिहास क्या है और क्यों कच्चातीवू को लेकर के कांग्रेस पीएम मोदी के निशाने पर है, ये सब समझने से पहले कच्चातीवू पर पीएम मोदी का बयान सुन लीजिए। आज ही कांग्रेस का ये एक और देश विरोधी कारनामा देश के सामने आया है। तमिलनाडु में भारत के समुद्री तट से कुछ दूर, कुछ किलोमीटर दूरी पर श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में समंदर में एक टापू है, एक द्वीप है, कच्चातीवू। अलग अलग नाम भी लोग बोलते हैं, कच्चातीवू। ये द्वीप सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। देश आजाद हुआ तब हमारे पास था और ये हमारे भारत का अभिन्न अंग रहा है। कच्चातीवू द्वीप को लेकर आरटीआई से सामने आई नई जानकारी के बाद अब सियासत गर्मा गई है और प्रधानमंत्री भी कांग्रेस पर बेहद आक्रामक हैं। उन्होंने मेरठ में जहां कांग्रेस पर हमला किया, वहीं आज डीएमके को घेरा है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट किया। उन्होंने कहा, डीएमके ने बयानबाजी के अलावा तमिलनाडु के हितों की रक्षा के लिए कुछ भी नहीं किया। कच्चातीवू द्वीप पर सामने आई नई रिपोर्ट ने डीएमके के डबल स्टैंडर्ड को पूरी तरह से उजागर कर दिया है। कांग्रेस और डीएमके सिर्फ पारिवारिक यूनिट है। उन्हें केवल इस बात की परवाह है कि उनके अपने बेटे और बेटियां ही आगे बढ़ें। उन्हें किसी और की परवाह नहीं।
कच्चातीवू पर उनकी उदासीनता ने हमारे गरीब मछुआरों और महिलाओं के हितों को नुकसान पहुंचाया है। इतिहास के पुराने पन्नों को पलटें तो कच्चातीवू द्वीप कभी भारत का अभिन्न हिस्सा था। ब्रिटिश काल में भी ये द्वीप मद्रास प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता था, लेकिन 1974 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसे श्रीलंका को गिफ्ट में दे दिया। श्रीलंका की तत्कालीन पीएम शिमाओ भंडार नायके के साथ इंदिरा गांधी का इसके लिए एक समझौता भी हुआ था। इस समझौते के बाद 285 एकड़ के द्वीप को श्रीलंका के हवाले कर दिया गया। हालांकि तब तमिलनाडु के तत्कालीन सीएम एम करुणानिधि ने इंदिरा गांधी के इस फैसले का विरोध किया था। करुणानिधि ने इंदिरा गांधी के इस फैसले के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव भी पारित किया था। कच्चातीवू द्वीप को श्रीलंका को दिए हुए करीब 50 साल हो गए हैं, लेकिन मोदी सरकार ने कांग्रेस सरकार के इस कदम को ऐतिहासिक गलती करार दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कच्चातीवू मसले पर सरकार की तरफ से अपना रुख रखा और कांग्रेस सरकार पर तगड़ा हमला बोला। Fact is, we know today actually not just who did it, but also who hid it, who were all the parties who were responsible for the 1974 Kachativu agreement. Also, how the fishing rights were terminated in 1976. In the last 20 years, if 6,184 fishermen were detained, if 1,175 boats were detained, you all know who is responsible. कच्चातीवू द्वीप पर सियासी लड़ाई 2024 का चुनावी मुद्दा बन गया है। प्रधानमंत्री ने इसे देश की एकता और अखंडता से जोड़कर कांग्रेस और डीएमके पर सीधे हमला किया है और इसे 2024 का एक बड़ा मुद्दा बना दिया है। मोदी सरकार ने कांग्रेस सरकार के इस कदम को ऐतिहासिक गलती करार देते हुए कांग्रेस पर हमला बोला है, जिसके बाद कांग्रेस समेत विपक्ष के दलों ने सरकार पर पलटवार किया है। तमिलनाडु की पीड़ा इसलिए आज आपको हो रही है। तमिल साहित्य के खिलाफ जब आप बोलते थे तब नहीं, तमिल भाषा के खिलाफ बोलते थे तब नहीं चिंता थी, क्योंकि चुनाव सामने है। तो आपको चुनाव में जहां पे आपका खाता नहीं खुलने वाला है, इसलिए आपको तमिल की चिंता हो रही है। और जिस दिन वहां वोट पड़ जाएगा फिर आप 5 साल तक नहीं बोलेंगे। 2015 में जो बात थी आज 2024 में कैसे बदल गई है? ये राजनीति के चलते है, क्योंकि तमिलनाडु में कुछ उम्मीद कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 1-2 सीट्स और पा लेंगे और एट द कॉस्ट ऑफ आवर रिलेशनशिप विद श्रीलंका। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। 10 साल से सरकार में है, अब आपको पता नहीं तो किसको पता है? और आप क्या कर रहे थे ये 10 साल? क्यों नहीं सफाई किया इसके बारे में? और उल्टा अब जब चुनाव आ रहे हैं इसको एक सवाल की तरफ पेश कर रहे हो आप, ताकि इसका कोई फायदा उठाने की कोशिश करे। इसका कोई उनको फायदा मिलने वाला नहीं है। सियासी मैदान और रिश्तों के बीच अजब जंग। मध्य प्रदेश में ऐसा ही दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। बालाघाट में पत्नी पति को हराने के लिए वोट मांग रही है। क्यों? और विदिशा सीट पर 33 साल बाद मामा बनाम दादा की अनोखी जंग की तस्वीर भी होगी। रिपोर्ट में देखते हैं। बालाघाट में दिलचस्प मुकाबला। सियासत में अनुभा मुंजारे के लिए धर्म संकट। विदिशा में मामा बनाम दादा की जंग। 33 साल बाद वही सीट, वही चेहरे। सियासत का अखाड़ा, दांव पर रिश्ते। सियासत का अजब रंग देखिए। चुनाव का टिकट मिला हो तो फिर कुछ भी उससे बड़ा नहीं, न परिवार, न नातेदारी, न दोस्ती। कुछ ऐसा ही धर्म संकट बालाघाट में कांग्रेस एमएलए अनुभा मुंजारे के सामने आ खड़ा हुआ है, जो उनके लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं। अनुभा अपने को चुनाव हराने के लिए वोट मांग रही हैं। चौंकिए नहीं, मामला कुछ ऐसा है कि अनुभा मुंजारे मौजूदा कांग्रेस एमएलए हैं और उनके पति कंकर मुंजारे बीएसपी के टिकट पर सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं। इसी सीट से कांग्रेस ने सम्राट सरस्वार को उम्मीदवार बनाया है। अब कांग्रेस एमएलए के सामने दुविधा ये कि वे कांग्रेस कैंडिडेट को जिताने के लिए वोट मांगे या अपना पत्नी धर्म निभाएं। हालांकि नेताओं की आखिरी लाइन यही होती है कि पार्टी सबसे ऊपर।
अनुभा मुंजारे भी कुछ ऐसा ही करती नजर आ रही हैं। सियासत के मैदान में रिश्तों की अनोखी जंग है। अनुभा के संकट को देखते हुए उनके पति कंकर मुंजारे साफ कहते हैं कि वे पत्नी से समर्थन की उम्मीद नहीं रखते, लेकिन चुनावी जंग में अपने विरोधी को हराना ही जीत माना जाता है। ऐसे में चुनावी नतीजों का असर पति पत्नी के बीच नई सियासी जंग ना छेड़ दे। रहेगी और चुनाव जीता है, भूल कर ईमानदार है, अभी बहुत गुणगान कर रही है। अभी ये सब लोग ऐसी करेंगे। दूसरी बात मैं बोलना चाहता हूँ कि अन्ना जाके उनका कांग्रेस का प्रचार कर रही है, उस पर एक लाइन आखिरी में मैं बोलना चाहता हूँ। मैंने अन्ना मुंजारे को बोला हुआ है कि आप जो है कांग्रेस का प्रचार करना है, खूब करो, लेकिन यहाँ से मत करो। मैं यहाँ से मैं कैंडिडेट हूँ, मेरा घर है, और यहाँ पे आप भी रहोगी और जाके हमारे खिलाफ बोलोगी। हमारे खिलाफ बोलना मतलब हमारे विरोधी हो। इस घर में आप मत रहो चुनाव तक, 19 तारीख तक के आप कहीं जाके रहो और चुनाव प्रचार करो। अपनी बहन के यहाँ चलो, उनकी बहन यहाँ पे सजेशन दिया है, वहाँ जाके रहो। ऐसा ही एक और दिलचस्प मुकाबला विदिशा लोकसभा सीट पर भी है। यहाँ चुनावी लड़ाई मामा और दादा के बीच है। 33 साल बाद वही सीट, वही चेहरे फिर आमने सामने हैं। विदिशा लोकसभा सीट से बीजेपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान योद्धा हैं, तो उनके खिलाफ चुनावी रण में उतरे हैं 2 बार के सांसद रहे प्रताप भानु शर्मा। 1991 उपचुनाव में शिवराज सिंह प्रताप भानु को हराकर पहली बार सांसद बने थे। अब 33 साल बाद मामा और दादा, प्रताप भानु को दादा कहा जाता है, एक दूसरे के खिलाफ चुनाव मैदान में है। विदिशा बीजेपी का गढ़ कहलाता है। क्या इस गढ़ में दादा यानी प्रताप भानु शर्मा सेंधमारी कर पाएंगे? बालाघाट में श्रीनिवास चौधरी और रायसेन से दिनेश यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उधर बिहार की पूर्णिया सीट के आरजेडी के खाते में जाने के बाद उस सीट पर तकरार बढ़ गई है। कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने के बाद पप्पू यादव बगावत के मूड में आ गए हैं। पप्पू यादव ने अब पूर्णिया सीट से नामांकन की तारीख 2 अप्रैल से बढ़ाकर 4 अप्रैल कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने अपने एक्स पोस्ट पर लालू यादव से पूर्णिया सीट पर फिर से विचार करने की, सोचने की अपील की है। हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए पप्पू यादव के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर की गई इस पोस्ट ने इंडिया गठबंधन की टेंशन और ज्यादा बढ़ा दी है, क्योंकि पप्पू यादव ने ट्वीट के जरिए ऐलान किया कि वो पूर्णिया सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। इस बार उन्होंने अपने नामांकन की तारीख 2 अप्रैल से बढ़ाकर 4 अप्रैल कर दी है। पूर्णिया की महान जनता द्वारा प्रस्तावित नामांकन तिथि 2 अप्रैल की जगह 4 अप्रैल हो गया है। आप सब इसमें शामिल हों, आशीष दें। बिहार में इंडिया गठबंधन के बड़े भाई राजद के प्रमुख आदरणीय लालू जी से पुनः आग्रह है कि वो गठबंधन हित में पूर्णिया सीट पर पुनर्विचार करें, कांग्रेस के लिए छोड़ दें। पप्पू यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लालू यादव से पूर्णिया की सीट कांग्रेस के लिए छोड़ने की अपील भी कुछ इस अंदाज में की है, जबकि इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे के तहत पूर्णिया की सीट आरजेडी के खाते में आ गई है और लालू यादव ने पहले ही बीमा भारती को यहां से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। लेकिन पप्पू यादव लगातार पूर्णिया सीट से चुनाव लड़ने की मांग पर अड़े हुए हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा, मैंने पहले भी कहा था, आज भी पुनः कह रहा हूं, मैं भी आपके ही परिवार का हिस्सा हूं। मैंने आज अपने परिवार में अपने ही 2-3-4 बच्चों को आप परिवार समझिए, लेकिन हमारा ब्रॉडर सेंस हमेशा रहा है। पहले भी हम जब लालू प्रसाद यादव जी परिवार संकट में हुए, मैं नैतिक रूप से उन्हें शारीरिक, मानसिक सभी तरह से खड़ा रहा। कसूर क्या है? मैं लड़ूंगा पूर्णिया से ही। पूर्णिया की जनता ने अपने नेता को अपनी भावना बता दी है। हमारे नेता के आदेश का मैं इंतजार कर रहा हूं, इसीलिए हमने 4 तारीख को नेता के, अपने दोनों नेता के विश्वास पर और पूर्णिया की जनता के भावना पर नॉमिनेशन डालने का, नामांकन करने का निर्णय लिया है।
बिहार की पूर्णिया सीट इस समय हॉट लोकसभा सीट बनी हुई है। पूर्णिया सीट आरजेडी के खाते में जाने के बाद पप्पू यादव का कांग्रेस से मोह भंग होता नजर आने लगा है, इसीलिए अब वो आर पार के मूड में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने 4 अप्रैल को नामांकन करने का ऐलान भी कर दिया है। पप्पू यादव के नामांकन की तारीख बदलने के ऐलान के साथ ही बीजेपी ने आरजेडी पर तंज कसा है। लालू यादव जी पुत्र मोह में धृतराष्ट्र बन चुके हैं। वो कभी भी किसी यादव नेता को बिहार में नहीं पनपने न दिए हैं, न पनपने देंगे। पप्पू यादव जी मुगालते में हैं, उनको लगा था कि लालू जी उनको आशीर्वाद देंगे। और इसी के साथ फिलहाल महासंग्राम 2024 के इस विशेष बुलेटिन में अभी इतना ही। नमस्कार।